रजन अपने मुंह से आखिरी शब्द निकालते हुए कहता है, महादेव। इतना कहकर रजन दम तोड़ देता है। उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। उस वरुथी ने अपना दम तोड़ दिया था जिसने महाशक्ति की रक्षा करने की सौगंध खाई थी। गुफा के अंदर एक अलग ही खामोशी छा गई थी। वो खामोशी थी मातम की। जैसे ही रजन दम तोड़ता है, मायाधारी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। मायाधारी की राइट आंख, जो कि वर्चस्विनी की गोली लगने से खोखली हो गई थी, वो साधना करने की वजह से दोबारा ठीक हो गई थी। उस आंख को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि मायाधारी की आंख को पहले कभी कुछ हुआ भी था। मायाधारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर साधना करके एक अलग ही शक्ति आ गई हो। वो काफी उत्साहित और चुस्त दिख रही थी। मायाधारी खुश होकर दीपा को पुकारते हुए कहती है, दीपा, दीपा। दीपा मटकी साफ करना छोड़कर भागते हुए मायाधारी के पास जाती है और अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहती है, जी गुरु माँ, आपने बुलाया? मायाधारी दीपा से पूछती है, वो मटकी जो मैंने तुझे साफ करने के लिए दी थी, तूने वो साफ कर दी? दीपा हड़बड़ाहट के साथ मायाधारी की तरफ देखते हुए कहती है, जी गुरु माँ, कर दी है, पर उसके अंदर है क्या गुरु माँ? बहुत भारी है, मुझसे तो हिली तक नहीं। आप कहां से उठा कर ले आई वो? और आपने वो उठाई भी कैसे? जैसे ही दीपा ये बातें बोलती है, मायाधारी गुस्से के साथ दीपा को घूरने लग जाती है। दीपा समझ जाती है उसने कुछ ऐसा पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। मायाधारी दीपा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, मूर्ख कहीं की, तू शायद भूल रही है यहाँ पर सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। दीपा शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। मायाधारी अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दे। मटकी साफ कर दी? दीपा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ गुरु माँ, कर दी। मायाधारी फिर दीपा को घूरते हुए कहती है, अच्छे से कर दी? उसके ऊपर एक भी धूल तो नहीं लगी है ना? दीपा हड़बड़ाहट के साथ जवाब देती है, जी गुरु माँ, अच्छे से कर दी है, उसके ऊपर जरा सी भी धूल नहीं लगी है। मायाधारी खुश होते हुए कहती है, वक्त आ गया है दीपा, वक्त आ गया है। जैसे ही मायाधारी ये बात बोलती है, दीपा भी खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि किस चीज का वक्त आ गया था। मायाधारी किस बारे में बात कर रही है। मायाधारी कुछ सोचते हुए कहती है, जब सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो फिर देर किस बात की? हमें महाशक्ति ग्रहणम साधना अभी शुरू करनी चाहिए, ताकि सूरज की पहली किरण निकलने से पहले मैं तारा के अंदर की सारी शक्तियां उससे छीन लूं। दीपा अपने चेहरे पर उत्साह लाते हुए कहती है, जैसी आपकी आज्ञा गुरु माँ। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर डायना, युग और अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। अभिमन्यु एक निवाला खाता और उसके बाद दीवार पर लगी घड़ी को देखने लग जाता। वो फिर एक निवाला खाता और फिर वो दीवार घड़ी को देखने लग जाता। अभिमन्यु बार बार यही किए जा रहा था। डायना, जो कि अभिमन्यु के सामने ही बैठी हुई थी, ये सब चीजें नोटिस कर लेती है। डायना रोटी का निवाला खाते हुए अभिमन्यु से पूछती है, अभी तुम्हें कहीं जाना है क्या? अभिमन्यु नाम में अपना सिर हिलाते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं डायना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं भला अब रात में कहाँ जाऊंगा? डायना तुरंत कहती है, तो फिर बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो? अभिमन्यु अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्यों, खाना खाते वक्त घड़ी की तरफ नहीं देख सकते क्या? डायना भी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, यहाँ पर जल्दी खाना खाने का रिकॉर्ड थोड़ी बन रहा है जो बार बार घड़ी को देखने की जरूरत है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, युग के गले को कसकर ठसका लगता है और वो खांसने लग जाता है। अभिमन्यु युग की पीठ थपथपाते हुए कहता है, आराम से युग, आराम से खा। युग खाना खाते हुए धीरे से कहता है, इसे कहते हैं नहले पर दहला, सही है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, क्या सही है? युग बात को काटते हुए कहता है, कुछ नहीं, तू खाना खाना, अच्छी सब्जी बनाई है तूने वैसे। डायना अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, वैसे कोई वक्त देखते देखते तभी खाना खाता है जब उसे कहीं जाना हो। तो तुम्हें कहीं जाना है क्या अभी? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ जाना है ना। डायना तुरंत पूछती है, कहां पर जाना है? अभिमन्यु डायना को घूरते हुए कहता है, सोने। युग को फिर ठसका लगता है, वो फिर खांसने लग जाता है। अभिमन्यु फिर युग की पीठ थपथपाते हुए कहता है, आराम से युग, आराम से, कुछ ज्यादा ही ठसके लग रहे हैं तुझे, कहीं शालिनी की याद तो नहीं आ रही तुझे? युग मुंह बनाते हुए कहता है,
उसकी याद क्यों आएगी? वो कहाँ गई है? ऊपर ही तो है, पेन किलर खाकर आराम कर रही है। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई क्या? युग मायूसी के साथ कहता है। नहीं हुई यार, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा भी था डॉक्टर के पास चलते हैं, पर वो कमरे से ही बाहर नहीं निकली अपने। अभिमन्यु झट से कहता है, इसका मतलब तूने उसे बिना खाना खाए ही दवाई दे दी? तुझे पता है ना खाली पेट दवाई नहीं खाते हैं। युग तुरंत कहता है, हाँ पता है, इसलिए मैंने पहले ही उसके कमरे में उसके लिए खाना पहुंचवा दिया था, पर उसने खाया या नहीं ये पता नहीं। अभिमन्यु युग को शालिनी के कमरे के अंदर जाने के लिए फोर्स करते हुए कहता है, तो जाकर पता करना यहाँ पर क्या खाना खा रहा है, कैसा दोस्त है तू? युग को चिढ़ते हुए कहता है, यार देख अभिमन्यु, जितना दोस्ती का फर्ज मुझे निभाना था उतना मैं शालिनी के साथ निभा चुका हूँ। अब मैं पागल नहीं हूँ जो बार बार उसे जाकर मनाऊं। मुझे तो लगता है वो अभी भी उस बात को लेकर नाराज है, तभी बाहर नहीं आ रही। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, पर यह डायना तो बता रही थी कि तुम दोनों के बीच वापस से। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही डायना उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अभी तुम्हें कायर और कछुए की फिक्र नहीं हो रही क्या? जब देखो शालिनी की ही फिक्र करते रहते हो। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, उन दोनों की फिक्र करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है वो दोनों कहाँ पर हैं। डायना तुरंत पूछती है, कहाँ पर है? अभिमन्यु जवाब देता है, कार्यक्रम वाली जगह पर, और कहाँ पर होंगे? कायर का फोन आया था, कह रहा था कार्यक्रम बड़ा मजेदार चल रहा है, रात भर चलेगा, इसलिए वो दोनों आज रात वहीं पर रुकेंगे। डायना सोचते हुए कहती है, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो कितना मजेदार था कि सुबह से रात हो गई, खत्म ही नहीं हुआ? और बताओ, रात भर और चलने वाला है। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, मेरा तो हो गया, मैं चलता हूँ पढ़ने। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा तूने? पढ़ने? युग कहता है, सही सुना, अब शालिनी तो आराम कर रही है तो सोच रहा हूँ किताब ही पढ़ लेता हूँ, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और तुझे पता है रात में किताबें पढ़ने का अलग ही मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे हम वहीं पर हैं। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग आजकल किताबों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है युग के साथ, पर क्या? डायना हड़बड़ाहट के साथ युग से पूछती है, युग तुम रूम नंबर 666 में बैठकर किताब पढ़ोगे ना? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो डायना? डायना बात को घुमाते हुए कहती है, वो बस ऐसे ही, क्या है ना, मुझे भी कहानियां सुनने का बड़ा शौक है, पर पढ़ने का नहीं। क्या तुम मुझे सुनाओगे पढ़कर? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर मुझे डरावनी कहानियां ज्यादा पसंद है। पापा भी वही लिखा करते थे और उनके पास कलेक्शन भी पूरा वही है, तो तुम डरोगी तो नहीं ना? डायना हंसते हुए कहती है, डर और मुझे? डायना हूं मैं युग, डायना। डायना अच्छों को डरा देती है, यहाँ तक कि डर को भी। डायना डर से नहीं डरती है, बल्कि डर डायना से डरता है। युग और अभिमन्यु खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ ही देर में युग और डायना वहां से उठते हैं और एक साथ रूम नंबर 666 के अंदर जाने लग जाते हैं। अभिमन्यु उन दोनों को जाते हुए देखते हुए खुद से कहता है, ये दोनों तो चले गए, अब मुझे भी जाना चाहिए। 3 घंटे बाद इस तरफ शालिनी अपने कमरे के अंदर थी और उसने कमरा अंदर से लॉक करके रखा हुआ था। उसके सिवा कमरे के अंदर कोई नहीं था। वो खाने की प्लेट जो युग उसके लिए बनाकर लाया था वो वैसे की वैसी ही रखी हुई थी। खाने की थाली के प्लेट के बगल में ही पेन किलर भी रखी हुई थी जो युग उसके लिए लेकर आया था, पर शालिनी ने उसे छुआ तक नहीं। शालिनी के चेहरे को देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वो काफी परेशान थी, वो किसी टेंशन में लग रही थी। शालिनी एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रही थी। शालिनी कमरे में आगे पीछे घूमते हुए यामिनी की आवाज में खुद से कहती है, ये मेरा जी आज इतना क्यों मचल रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनर्थ होने वाला है, और ये बार बार मैं अपनी असली आवाज में क्यों बात कर रही हूँ? शालिनी की आवाज में बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ? इसी वजह से आज मैं सुबह से किसी से अच्छे से नहीं मिल पाई और बंद रहना पड़ रहा है मुझे खुद के ही कमरे में। ये हो क्या रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कमजोर पड़ रही हूँ? इतना कहकर शालिनी बेड पर बैठती है और फिर सोचने लग जाती है, कहीं बाबा तो किसी मुसीबत में नहीं है, या फिर महाशक्ति? नहीं, बाबा किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। उन्होंने ही तो बचपन में हर मुसीबत से मुझे निकाला है। वो मुसीबतों से लड़ना अच्छे से जानते हैं, वो किसी मुसीबत में कभी नहीं फंस सकते। पर बाबा भी तो अब मेरी तरह आम इंसान ही है ना, उनके पास थोड़ी कोई शक्ति है। अगर वो गलती से भी मायाधारी के हाथ लग गए तो?
मुझे ना बाबा को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। शालिनी को उसके बाबा की फिक्र होने लग जाती है। एक तरफ वो अपने दिल को तसल्ली तो दे रही थी कि उसके बाबा को कुछ नहीं हो सकता, पर दूसरी ही तरफ उसे उसके बाबा की फिक्र खाई जा रही थी। पता नहीं क्यों उसके मन में उसके बाबा को लेकर बड़े ही अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। दिन में कई बार आंखें बंद करने पर तो उसकी आंखों के सामने उसके बाबा का मरा हुआ चेहरा आता था और वो तुरंत अपनी आंखें खोल लिया करती थी। शालिनी अपने बाबा की फिक्र कर ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि जाते वक्त उसके बाबा ने उसे सूचक मोती दिया था। शालिनी ने उसे अपने दुपट्टे में बांध लिया था। शालिनी तुरंत अपने बिस्तर पर से उठती है और अपना काला दुपट्टा ढूंढने लग जाती है और वो देखती है कि उसका दुपट्टा बेड पर ही दूसरे कोने में रखा हुआ था। शालिनी तुरंत उसे उठाती है और उसकी गठान खोलने लग जाती है। जब सारी गठानें खुलती हैं, तब जाकर शालिनी के दिल को तसल्ली मिलती है। वो देखती है कि सूचक मोती इस वक्त सही सलामत था। शालिनी सूचक मोती दुपट्टे में से उठाकर अपने दोनों हाथों की हथेली के बीचों बीच पकड़ते हुए खुश होते हुए कहती है, सूचक मोती सही सलामत है, इसका मतलब बाबा भी सही सलामत है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने मेरे बाबा को सही सलामत रखा है। वो किसी मुसीबत में नहीं है। शालिनी उस मोती को कसकर अपने दोनों हाथों के बीच भींच लेती है। शालिनी अभी अपने बाबा के ठीक रहने की खुशियां मना ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसने अपने हाथ में जो सफेद मोती पकड़ रखा था उसमें मूवमेंट होने लगता है। शालिनी तुरंत अपने दोनों हाथ खोल लेती है और देखती है कि उस सफेद मोती में सच में मूवमेंट हो रहा था। वो अपने आप हिल रहा था। शालिनी ने अपनी नजरें उस सफेद मोती में टिकाई ही हुई थी कि तभी वो देखती है कि वो सफेद मोती धीरे धीरे करके चटकना शुरू कर देता है। उसके ऊपर दरारें आने लग जाती हैं। अंडे की तरह चटक रहा था। देखते ही देखते वो सफेद मोती कच से टूट जाता है। शालिनी के हाथों में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब उसके टुकड़े होते हैं तो शालिनी देखती है कि वो सफेद मोती बाहर से तो सफेद ही था, पर अंदर से वो पूरी तरह लाल था। उस लाल वाले हिस्से में से खून निकलने लग जाता है और शालिनी के हाथ खून से पूरी तरह लथपथ हो जाते हैं। शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा किसी मुसीबत में नहीं फंस सकते। पहले तो शालिनी इस पर यकीन ही नहीं कर पाती है कि उसके बाबा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, पर जब बार बार वो सूचक मोती के लाल टुकड़े देखती है तो उसे यकीन करना ही पड़ रहा था। वो समझ जाती है कि उसके बाबा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। शालिनी खुद से बड़बड़ाती है, मुझे बाबा की मदद करने जाना होगा। मैं बाबा को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जरूर माया नगरी में कुछ बहुत अनर्थ चीज हुई है, कुछ ऐसी जो नहीं होना चाहिए था। कहीं मायाधारी के हाथ महाशक्ति तो नहीं लग गई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मायाधारी इस पूरी पृथ्वी लोक को बर्बाद कर देगी। मुझे मायाधारी को रोकना होगा, उसे रोकने के लिए जाना होगा। यही सब सोचते हुए शालिनी वहां से जाने का फैसला कर लेती है और बिना कुछ सोचे समझे वो वहां से जाने के लिए झट से दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे दरवाजे के बाहर कोई ऐसा दिखाई देता है जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं करी थी कि इतनी रात में वो उसके दरवाजे के सामने होगा या हो सकती है। शालिनी मन में घबराते हुए सोचने लग जाती है, ये यहाँ कैसे? अब मैं बाबा की मदद करने कैसे जाऊं? सदियों से है पुरानी